ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। क्या फतेहपुर में मकबरा गिराकर यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश थी? भीड़ तोड़फोड़ करती रही और पुलिस क्यों देखती रही? पूरी खबर आपके लिए होगी। फतेहपुर के मकबरे में हिंसा को 1992 के बाबरी कांड से क्यों जोड़ा जा रहा है? विपक्ष क्यों कह रहा है कि यूपी में 1992 जैसा माहौल बनाने की साजिश थी? ये भी हम आपको बताएंगे। आज बात शहर शहर मुर्दा बने सरकारी सिस्टम की भी करेंगे। दिखाएंगे कैसे सीएम के गृह क्षेत्र गोरखपुर में गड्ढे में गिरकर एक बच्ची की जान चली गई और कहां शव को सीढ़ियों पर घसीटकर मानवता की शव यात्रा निकाली गई। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट डॉग पर दंगल। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात यूपी में मंदिर या मकबरे वाली सियासी महाभारत की करेंगे। इस महाभारत के 3 पहलू हैं: धार्मिक, सियासी और प्रशासनिक। प्रशासनिक पहलू को लेकर प्रदेश के सियासी गलियारों का पारा काफी चढ़ा हुआ है। सोमवार को पूरे देश ने यह दृश्य देखा था जब फतेहपुर के अबूनगर मोहल्ले में हिंदू संगठनों ने मकबरे में जमकर तोड़फोड़ की। बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता जबरन मकबरे में दाखिल हो गए। मकबरे में तोड़फोड़ करने के साथ भगवा झंडा लहरा दिया गया। बाद में हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने मकबरे के अंदर पूजा अर्चना भी की। हैरानी की बात तो यह है कि यह सब कुछ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। मकबरे के पुलिस बैरिकेडिंग के बावजूद हुआ। पुलिस के पहरे के बीच लाठी डंडों से लैस हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मकबरे में तोड़फोड़ करते रहे। पुलिस मूक दर्शक बनी तमाशा देखती रही। हिंदू संगठनों का उपद्रव और उत्पात देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भी भड़क उठे। इसके बाद मौके पर तनाव का माहौल बन गया। छतों से पत्थरबाजी होने लगी और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। अब इस मामले में हुई प्रशासनिक लापरवाही सवालों के घेरे में है। इस घटना की तुलना बाबरी विध्वंस से की जा रही है, क्योंकि मकबरे की सुरक्षा में लगे पुलिस बंदोबस्त पर सवाल है। सवाल उस एफआईआर को लेकर भी है जो इस मामले में दर्ज की गई है। 10 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है, जबकि 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज है। लेकिन एफआईआर में उस व्यक्ति का ही नाम नहीं है जिसको लेकर माना जा रहा है कि उसके शह पर ही मकबरे को मंदिर बताकर भीड़ को उकसाया गया और जमींदोज करने की कोशिश की गई। क्या बेकाबू भीड़ को मकबरे में तोड़फोड़ करने की खुली छूट दी गई? क्या भीड़ के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुलिस के हाथ बंधे हुए थे? क्या मकबरे की बैरिकेडिंग और पुलिस के हाथ में लाठी डंडे सिर्फ दिखाने के लिए थे? क्या चंद लोगों की भीड़ यूपी की कानून व्यवस्था को यूं कुचल कर चली जाएगी? फतेहपुर में मकबरे के अंदर तोड़फोड़ वाले दृश्य देखने के बाद ये सवाल विपक्षी पार्टियां योगी सरकार से पूछ रही है। विपक्ष का सवाल है कि क्यों हिंदू संगठनों को मकबरे में उत्पात मचाने की खुली छूट दी गई? क्या एनकाउंटर पुलिस का दावा करने वाली खाकी को नहीं पता था कि मकबरे में हिंदू संगठन उपद्रव मचा सकते हैं? खैर, अगर पता भी होता तब भी शायद कुछ नहीं होता, क्योंकि इस तोड़फोड़ और हंगामे के बाद पुलिस की तरफ से जो कुछ हुआ है वो भी सवालों के घेरे में है। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम मुखलाल पाल है। मुखलाल फतेहपुर बीजेपी का जिलाध्यक्ष है। मुखलाल पाल ने ही भीड़ को मकबरे के पास जुटने का आह्वान किया था। कुछ दिन पहले मुखलाल ने स्थानीय डीएम को खत लिखा था। खत पे कहा था कि हम 11 अगस्त को मकबरे में पूजा पाठ करेंगे। हिंदू पक्ष दावा करता है कि ये मकबरा नहीं मंदिर है। सोमवार को मुखलाल तैयारी के साथ भीड़ लेकर मकबरे के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस तैयार नहीं दिखी और ये तोड़फोड़ गुंडागर्दी हुई। अब पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें भी मुखलाल पाल का नाम नहीं है। हालांकि बीजेपी जिला महामंत्री पुष्पराज पटेल का नाम एफआईआर में शामिल है। ऐसे में सवाल है, क्या बीजेपी जिलाध्यक्ष को जानबूझकर बचाने की कोशिश हो रही है? क्या बीजेपी जिलाध्यक्ष को बचाने के लिए पुलिस पर सियासी दबाव है? हंगामा तोड़फोड़ में जब बीजेपी जिलाध्यक्ष की भूमिका सामने आ रही है, तब भी पुलिस एफआईआर में नाम क्यों नहीं है?
हम तो पूजन अर्चन करने गए थे, और पूजन अर्चन करने में अगर वहाँ कुछ अराजक तत्व विपक्ष के लोग, अभी मैं टीवी देख रहा था तो वहाँ कुछ एक वर्ग विशेष के लोग ईंटें, पत्थर, तलवार और डंडा हमारे किसी सनातन के हाथ में देखा क्या? लेकिन जो मेरी जानकारी में आ रहा, वहाँ कुछ विपक्ष के लोग भी घुस गए थे सौहार्द बिगाड़ने के लिए। इस हिंसक भीड़ में विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे भी मौजूद थे। इनके खिलाफ भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यही वजह है कि अब भी हेकड़ी दिखा रहे हैं। अच्छे परिधान पहन लेने से, अच्छा भवन, अच्छी गाड़ी से चलने से नहीं होता है। उसका सम्मान उसके धर्म की रक्षा हो, उसका सम्मान उसके धार्मिक स्थानों की रक्षा हो, उसका सम्मान उसके मान बिंदुओं की रक्षा हो। और व्यक्ति के मान बिंदु ही सुरक्षित नहीं, गाय, गंगा, गायत्री की रक्षा नहीं कर सकते, अपने धार्मिक स्थानों की रक्षा नहीं कर सकते, काहे का सम्मान? हमारा मंदिर है और उसमें जल्दी और कमी और अधिकता ये कोई निर्णय थोड़ी होगा। हमारा जब मन होगा हम अपने मंदिर में जाकर के पूजा करेंगे। माहौल तब बिगड़ा कि जब दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थर चलाए हम लोगों के ऊपर। मेरे ईंटा पत्थर लगा, मेरा हाथ नहीं उतरा। हालांकि मुखलाल पाल पर पुलिस हाथ डालने से क्यों बच रही है, इस वीडियो से पता चलता है, जिसपे मुखलाल एसपी को धमकाते हुए नजर आ रहा है। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आज गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? तो शायद मुखलाल का सियासी रसूख पुलिस को कार्रवाई से रोक रहा है। उधर मंदिर या मकबरा, इस धार्मिक विवाद पर अब सियासी चिंगारियां भी उठ रही हैं। विपक्ष के नेता मकबरे में तोड़फोड़ की तुलना बाबरी विध्वंस से कर रहे हैं। फिलहाल इस घटना पर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है। 2 दिन बाद हम आजादी के 78 साल पूरे करने जा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि आज भी हम मंदिर, मस्जिद या मकबरा के विवाद पर आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जो विवाद शुरू हो गया है, अब उसके हर पक्ष को आपके सामने रखना हमारी जिम्मेदारी है। हंगामा उपद्रव के अगले दिन आज मौके पर हालात शांतिपूर्ण दिखे। पुलिस की तैनाती पहले से ज्यादा दिखी। मकबरे के आसपास किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन मकबरे को लेकर विवाद क्या है, अब वो आपको बताते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर है। मुस्लिम पक्ष इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बताता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इमारत के अंदर त्रिशूल, कमल जैसे हिंदू मंदिर के प्रतीक हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये इमारत करीब 500 साल पुरानी है और इसे बादशाह अकबर के पोते ने बनवाया था, जिसमें अबू मोहम्मद और अबू समद की कब्र है। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि मंदिर को तोड़कर मकबरा बनाया गया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कई सरकारी दस्तावेजों में इमारत के मकबरा होने का जिक्र है। इसके बाद हमने इन दावों को लेकर अपनी रिसर्च शुरू की। तब पता चला कि फतेहपुर गैजेटियर के पेज नंबर 199 और 200 पर नवाब अब्दुल समद खान के मकबरे का जिक्र है। इसके अलावा एक और दस्तावेज इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में पेज नंबर 83 पर भी मकबरा होने का ऐतिहासिक उल्लेख किया गया है। इतिहासकारों के मुताबिक समद खान मुगल साम्राज्य के दौरान सैन्य अधिकारी थे। इन्होंने कई मुगल बादशाहों की सेवा की थी। हालांकि दोनों पक्षों के पास अपने अपने दावे से संबंधित दस्तावेज हैं, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष इसे मंदिर बता रहा है और मुस्लिम पक्ष मकबरा। वो आज का बना हुआ मकबरा नहीं, वो मुगल कालीन मकबरा है और 1704 में उसका निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय संपत्ति मांगी मकबरा के नाम पर दर्ज है। हम लोगों की पुश्तैनी जमीन है, शुरू से मंदिर रहा है और कम से कम 300-400 साल पुराना मंदिर है। कमल का फूल बना है, उसमें बिल्कुल कलश वगैरह है, सब कुछ वहाँ बना हुआ है। अंदर जंजीर लगी हुई है, नीचे आप उसी के ठीक मंदिर के नीचे आप कहिए तो धप धप की आवाज आती है। इस बीच यूपी विधानसभा में विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के एक नेता पप्पू सिंह का भी उपद्रवी के तौर पर नाम सामने आया है। पप्पू सिंह पर केस दर्ज होने के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन यूपी विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कैसे आरोपों के बांध चले हैं, ये देखना जरूरी है। एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे, और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां आए। तो लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देकर उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का
किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। माननीय फतेहपुर के मकबरे में हुई तोड़फोड़ की गूंज आज संसद परिसर में भी सुनाई दी। फतेहपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल और आजमगढ़ से एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसको लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। दोनों के हाथ में पेपर थे जिन पर लिखा था फतेहपुर की धरोहर पर हमला, लोकतंत्र पर हमला। इस बीच मकबरे में हुई तोड़फोड़ की तुलना को विपक्षी सांसद 1992 के बाबरी विध्वंस से जोड़कर देख रहे हैं। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि 1992 जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में दरगाहों को तोड़ा जा रहा है। लग रहा है 1992 का माहौल वापस आ रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि अगर यहाँ कोई मुसलमान होता तो सीधे सीने में गोली मारी जाती। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब जब बीजेपी और उनके संगी साथियों की पोल खुलने लगती है तब तक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जाती है। किसकी जिम्मेदारी? एलानिया जो है आप करवा रहे हो, ऐसा ही 92 में हुआ था। कहीं न कहीं प्रशासन की साठगांठ से इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार नहीं चाहती है कि एक अच्छा माहौल प्रदेश में बने। भाजपा का जिलाध्यक्ष खुलेआम टीवी के कैमरे पर बोल रहा है। आप कह रहे हैं कि अज्ञात लोग, अज्ञात कहाँ से आ गए? अगर आपके सामने मुसलमान होते तो आप सीधे सीने पर गोली मारते। बीजेपी के लोग हैं ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना, ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या? थ्रेट ना करें, कानून से चलता है और कानून काम कर रहा है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स इसको कहकर लिख रहे हैं, क्या बजरंग दल खुद को कानून, कोर्ट और संविधान से ऊपर समझता है? 2-3 दिन से शहर में विवाद चल रहा था, फिर भी पुलिस की ऐसी दिव्य व्यवस्था थी। वो इसे शिव मंदिर बता रहे हैं। योगी राज में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। क्या वर्दी और हथियार सिर्फ दिखावे के लिए हैं? ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। इस खबर में मुर्दा हो चुके सरकारी सिस्टम के 4 जिंदा सबूत हम आपको दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर यूपी में गोरखपुर की है, जहां एक 8 साल की बच्ची एक निर्माणाधीन नाले में गिर गई। सिस्टम की लापरवाही ने बच्ची की जान ले ली। दूसरी तस्वीर बिहार के बेतिया की है, जहां सरकारी अस्पताल में एक शव के साथ बदसलूकी की गई। शव को सीढ़ियों पर घसीटा गया, यहां मानवता को जिंदा मार दिया गया। तीसरी तस्वीर नागपुर की है, यहां एक शख्स अपनी पत्नी के शव को बाइक पर बांधकर ले जाता दिखा, क्योंकि न सरकारी सिस्टम और न आम लोगों ने उसकी मदद की। और चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह की है, जहां आजादी के 78 साल बाद भी लोग चारपाई पर मरीजों को लेकर अस्पताल जाते हैं, क्योंकि यहां आज तक सड़क नहीं बनी है। ये 4 तस्वीरें सिस्टम पर गंभीर सवाल उठा रही हैं। पहले आपको उस बच्ची की खबर दिखाती हूं जिसकी इस मुर्दा सिस्टम ने जान ले ली। ये 8 साल की आफरीन है, जो अब बस तस्वीर बनकर रह गई है। आफरीन अब कभी लौटकर नहीं आएगी, क्योंकि गोरखपुर में आफरीन को सिस्टम ने मार डाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के गोसीपुरवा लाला टोला में भारी बारिश के बाद पानी भर गया था। 11 अगस्त को शाम 4 बजे आफरीन पढ़ाई करके घर लौट रही थी, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से उसे निर्माणाधीन नाला नहीं दिखा, जिसमें गिरने से बच्ची की मौत हो गई। जो निर्माण चल रहा है नाले का, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसको अभी हालांकि यहाँ पर ढक दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ये नाला खुला हुआ था और चूंकि पानी सड़क से काफ़ी बराबर था और बराबर पानी होने की वजह से लोग, जो बच्ची थी आफरीन, वो नहीं समझ पाई कि यहाँ पर पत्थर नहीं लगा है और वो अव्यवस्था का जो नाला है उसकी भेंट चढ़ गई। स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर चौथे नंबर पर है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वाटर लॉगिंग के मुद्दे पर नंबर 1 हो गया है। सिस्टम की इस भयानक लापरवाही पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। यहाँ रहने वाले लोगों का आरोप है कि बच्ची नाले में डूब गई, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया। जब ठेकेदार नाले का काम कर रहा था तो उस पर स्लैब क्यों नहीं डाला गया था? हादसे के बाद देर रात कुछ लोग आए और नाले को ढककर चले गए।
ठेकेदार की लापरवाही से नाले जो निर्माण का काम चल रहा है उस पे बीच बीच में कई जगह पे नाले का स्लैब छोड़ दिया गया है। कल जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त हादसे वाली जगह पर ऐसे हालात थे, बच्ची को आसपास के लोगों ने ही नाले से बाहर निकाला। जब तक अस्पताल लेकर गए तब तक बच्ची की सांसों की डोर टूट चुकी थी। कल गई थी मेरी बच्ची पढ़ने और पानी बरस रहा था, अब गड्ढे में पानी भरा था, उसी में स्लिप की मेरी बच्ची नाले में गिर गई। मेरी बच्ची ये सब लापरवाही सर उन्हीं की है, ठेकेदार की। दरअसल ये हादसा नहीं, ये बच्ची का मर्डर है, जिसके लिए गोरखपुर का नगर निगम जिम्मेदार है, जिसके लिए ठेकेदार जेई जिम्मेदार है। नगर निगम के द्वारा ये बताया गया कि उनके सभी नाले मतलब जो उस जगह पे थे कवर्ड हैं और उसमें वो 2 मीटर तक ही गहरे हैं, तो उनके द्वारा इस चीज को चेक करवाया जा रहा है। जब ये हाल मुख्यमंत्री के क्षेत्र का है तो समझ लीजिए बाकी जगहों की तस्वीर क्या होगी। कांग्रेस भी अब यही सवाल पूछ रही है कि अगर मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में, उनके जिले में अगर इस तरह की अव्यवस्था है तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हाल है इसको समझ सकते हैं। आफरीन के पिता अनीश मेहनत मजदूरी करके बच्ची को पढ़ा रहे थे, परिवार का पेट पाल रहे थे, लेकिन ये आंसू, ये दर्द, ये पीड़ा सिस्टम को महसूस नहीं होगी क्योंकि सिस्टम खुद मुर्दा हो चुका है। सोचिए, एक बच्ची गड्ढे में गिरकर मर जाती है, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती क्योंकि सरकारी सिस्टम निकम्मेपन की नींद में डूबा हुआ है। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखाने जा रही हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम सिस्टम को मुर्दा क्यों कह रहे हैं। ये तस्वीर बिहार के बेतिया की है, जहां सरकारी अस्पताल में एक शव के साथ बदसलूकी की गई। शव को सीढ़ियों पर घसीटा गया। जिस वक्त अस्पताल के कर्मचारी शव को घसीट कर ले जा रहे थे उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे। जिसने भी इसे देखा उसकी रूह कांप उठी, लेकिन इससे अस्पताल के कर्मचारियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मानवता की मौत नहीं तो क्या है। दूसरी तस्वीर नागपुर की है, जहां एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। जब इस महिला के पति ने लोगों से मदद मांगी तो किसी ने उनकी मदद नहीं की। इसके बाद पति बाइक पर पत्नी का शव बांधकर घर ले गया। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, हम आपको दिखा भी नहीं सकते। ये दोनों तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हैं। इंसानियत दिखाई जा सकती थी, लेकिन न सिस्टम जागा और न आम आदमी की मानवता। 2 दिन बाद हम सब 15 अगस्त मना रहे होंगे, तिरंगा फहरा रहे होंगे। सिस्टम की बड़ी बड़ी इमारतें तिरंगे की रोशनी से जगमग दिखेंगी। इन तस्वीरों को हर कोई देखेगा, लेकिन 78 साल बाद भी मध्य प्रदेश के दमोह जिले का नागमणि गांव सड़क नहीं देख पाया है। 78 साल बाद भी सिस्टम इस गांव तक सड़क नहीं पहुंचा पाया है। सरकार के विकास के दावे यहां आकर बेपर्दा हो जाते हैं। गांव में जब कोई बीमार होता है तो उसे इसी तरह से चारपाई पर लेटाकर खेतों से होते हुए 5 किलोमीटर चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया जाता है। कोई मरता है तो उसके लिए शमशान तो है, मगर शमशान जाने तक रास्ता नहीं है। यहाँ बच्चों का भविष्य कोई नहीं है। स्कूल तो दिया सरकार ने, मगर स्कूल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। और सरकार ने 108 तो चलाया मरीज के लिए, मगर यहाँ से मरीज के लिए 108 नहीं आती है, चारपाई पे ले जाते हैं। हमारे ERES को निर्देश दिए कि आज ही जो है आप लोग जाएं और इसको देख करके आएँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बन पा रहा है। और मुझे लगता है वो आज शाम तक मुझे रिपोर्ट दे देंगे और उसके बाद फिर हम आगे की कार्रवाई डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या किया जाना है, इसका क्या उपाय कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश का सरकारी सिस्टम इतना लापरवाह और गैर जिम्मेदार क्यों बन चुका है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम की लापरवाही से लोगों की जान जाती है। तब उस लापरवाही के असल जिम्मेदारों पर एक्शन नहीं होता। सिस्टम की वजह से आम आदमी परेशानी उठाता है। कई बार सिस्टम में बैठे छोटे अधिकारी नप जाते हैं, लेकिन सिस्टम को दीमक की तरह खोखला कर रहे बड़े अधिकारी बच जाते हैं। सिस्टम की लापरवाही पर जब जनता आक्रोशित होती है तो सरकार जांच कराने वाली घुट्टी देकर उसके गुस्से को ठंडा कर देती है। हमारी तीसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पालघर के कई गांव दहशत में हैं। यहां मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए सुरंग का निर्माण हो रहा है। सुरंग बनाने के लिए विस्फोट किया जा रहा है, जिससे लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं। अब गांव के लोग कह रहे हैं कि विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए। गिर जाएगा। कहीं छत पर दरार है, कहीं
दीवारों में दरार है और कहीं फर्श पर दरार है। इन दरारों ने महाराष्ट्र के पालघर के जलसार, टेम्बी खोदवे और विराथन बुद्रक गांव के लोगों का सुकून छीन रखा है। जिन घरों को खून पसीने से सींचा था, उन्हीं घरों की दीवारों में दरारों की घुसपैठ हो गई है। गांव से सटे पहाड़ों के बीच मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए सुरंग बनाने का काम हो रहा है। ये काम मार्च 2025 में शुरू हुआ है। पहाड़ों के बीच सुरंग बनाने के लिए विस्फोट किए जा रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि विस्फोटों की तीव्रता इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से उनके घरों में दरारें पड़ रही हैं। सुरंग निर्माण के लिए विस्फोट अगले 6 से 8 महीनों तक जारी रहेंगे। अगर ऐसे ही विस्फोट होते रहे तो ये दरारें और चौड़ी हो जाएंगी। पिलरसाठी जे फाउंडेशनच्या कामासाठी ते ब्लास्टिंग करतात आणि त्याचबरोबर जे ब्रेकर आहेत त्यांनी जे पाईल ते ड्राईव्ह करतात जेणेकरून व्हायब्रेशन्स खूप होतात। ह्यामुळे लोकांची घरं जे शेजारीचे लोकांची घरं आहेत त्याच्यामुळे तडं आलं। जिस वक्त सुरंग का काम शुरू हुआ था उस वक्त अनुमान लगाया गया था कि विस्फोट की तीव्रता विस्फोट स्थल से 500 मीटर की दूरी तक सीमित रहेगी, लेकिन इसका प्रभाव 1.5 किलोमीटर तक महसूस हो रहा है। दरशेट पांडा क्षेत्र में घरों से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर विस्फोट किए गए, जिसकी वजह से यहां आंगनबाड़ी की छत गिर गई और कई घरों को नुकसान हुआ। घरों में आ रही दरारों को लेकर अब इन गाँव के लोगों ने प्रशासन, निर्माण कर रही एजेंसी और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये बताइए किस तरह का डर लगता है? बहुत डर लगता है, सब इंटरनेट से खिड़कियाँ ये और कसला, तो बहुत डर लगता है। बच्चे भी छोटे छोटे रहते हैं स्कूल में। जिस जगह पर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए सुरंग बनाने का काम हो रहा है वो एक संरक्षित वन क्षेत्र भी है, जहां पर कई वन्यजीव भी रहते हैं। सुरंग बनाने के लिए जो विस्फोट किए जा रहे हैं, इससे माना जा रहा है कि उस क्षेत्र में रहने वाले वन्यजीव भी प्रभावित हो रहे हैं। गांव वालों ने शिकायत की तो कुछ लोग यहां पहुंचे, लेकिन उनके पास भी इन दरारों को लेकर चुप्पी के सिवा और कुछ नहीं था। तब ये कैसे हुआ होगा? देखते हैं उसको एक बार बात करते हैं। तो देख रहा हूँ, क्रैक तो दिख रहा है। हाँ, तो आपको क्या लगता है वो कैसे हुआ होगा? स्टैंड से ही बताना है, कैसे बताऊँ? मतलब कुछ कई सारे रीजन हो सकते हैं। नहीं, लेकिन आपकी वजह से नहीं हुआ होगा। नहीं, ऐसा कैसे बोलूं कि मेरी वजह से नहीं हुआ है? हाँ, मतलब उसको देखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ के हर घर में दरार दिख रही है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों का दिन का चैन और रात का सुकून गायब हो गया है, और इसीलिए इन्होंने अब आवाज उठाई। जरूरी सूचना। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मुद्दे से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे हैं। हमारा मकसद दोनों पक्षों की भावना को तथ्यों के साथ रखना है और हालात की जानकारी देना है। हमारा मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना नहीं है और ना ही हम जानवरों से क्रूरता का समर्थन करते हैं। फैसला दिल्ली एनसीआर को लेकर है, लेकिन कहानी को समझाने के लिए हमने देश भर से आई तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उसकी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है और इसके लिए सड़कों और गलियों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना जरूरी है। शेल्टर होम आपने देखे हैं? किसी ने देखा है आज तक? आपने एमसीडी के शेल्टर होम से? शेल्टर होम है ही नहीं, इनके पास कोई कन्वीनियंट है ही नहीं इतने सारे डॉग को। आखिर में ये दिल्ली से बाहर फेंक देंगे जहाँ पे कुत्ते आपस में लड़ के मर जाएंगे। ये तो गलत है ना। People think that this solution is permanent कि 3 लाख उठा लिए and we'll live happily ever after. I'm happy to go with that. But वो होना नहीं है। ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे। दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों पर कल सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आदेश दे दिया कि 8 हफ्ते के भीतर सभी को शेल्टर होम्स भेज दिया जाए और इन्हें सड़क पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पूरा समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे सराहनीय कदम बता रहे हैं,
तो दूसरी तरफ वो हैं जो इसे बेजुबान जानवरों के साथ क्रूरता करार दे रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये मुद्दा और बड़ा हो गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये दशकों से चली आ रही मानवीय और वैज्ञानिक नीतियों से पीछे ले जाने वाला कदम है। बेजुबान जानवर कोई समस्या नहीं है जिन्हें हटाया जाए। राहुल गांधी ने फैसले को दया भावना खत्म करने वाला बताया है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को पूरी तरह हटाकर शेल्टर होम्स में भेजना मुमकिन है, और ऐसा होगा तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? आज हम इस मुद्दे पर जुड़े हर सवाल का जवाब दोनों पक्षों के साथ अपनी इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 में पूरे देश में हर घंटे कुत्ते के काटने की 430 घटनाएं हो रही थी, यानी कि हर मिनट करीब 7 घटनाएं। सबसे ज्यादा चौंकाया पिछले महीने कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश की मौत ने। दरअसल परिवार ने आरोप लगाया था कि जब ब्रजेश एक कुत्ते के बच्चे को नाले में बहने से बचा रहे थे तो कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लेने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। ये देश में हुई अलग अलग घटनाएं हैं, पर ताजा मामला क्या है वो जान लीजिए। आवारा कुत्ते के काटने के बाद रेबीज से होने वाली मौत की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर पहली सुनवाई करते हुए कहा था कि कोई भी एक्टिविस्ट या डॉग लवर उन बच्चों को वापस नहीं ला सकता जो कुत्तों की वजह से मारे गए। अब समय आ गया है कि सख्त कदम उठाए जाएं। और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का सख्त कदम वाला फैसला आया जब दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने वाले अभियान को चलाने का आदेश दिया गया। छोटे बच्चों को तो लेके नहीं निकल सकते बाहर, ऐसे झपटते हैं, बड़ों को भी नहीं छोड़ते। तो मेरा भी पोता पड़ रखा है, गाड़ी के नीचे से निकला है, ना तो आवाज करते और पिंडी पीछे तो ऐसे कटी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम नगर निगम से कहा कि वो तत्काल डॉग शेल्टर होम बनाएं और कुत्तों को पकड़कर वहां रखना शुरू करें। कोर्ट ने कहा किसी भी हाल में कुत्तों को वापस ना छोड़ा जाए। किसी भी व्यक्ति या संस्था को इस कार्रवाई में बाधा डालने की इजाजत ना दी जाए। कोर्ट ने कहा कि हर इलाके, गली और सड़क को आवारा कुत्तों से मुक्त करना जरूरी है। अगर इनको शेल्टर होम में भेज दिया जाता है तो इससे 2 फायदा हो, एक तो डॉग्स भी हमारे सेफ रहेंगे और जो हमारे आम सिटीजन है वो भी सेफ रहेंगे, तो ये बहुत अच्छा ही कदम। अगर हम शेल्टर होम में इनको ले जाएंगे तो हो सकता है अगर खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, एक सही वातावरण मिलेगा तो ये इतने अग्रेसिव नहीं होंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से कहा है कि वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें जिसमें कुत्ता काटने की घटना की जानकारी दी जा सके। शिकायत मिलने के 4 घंटे के भीतर काटने वाले कुत्ते को पकड़ा जाए और स्टरलाइज करके डॉग शेल्टर होम में डाल दिया जाए। कोई भी व्यक्ति या संस्था इस कार्रवाई में बाधा न डाले। अगर कोई ऐसा करता है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और रात होते होते इस फैसले के खिलाफ दिल्ली के इंडिया गेट के पास भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। हम सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन ली है उस पे हम सब मिलके बात करना चाहते हैं। ये लोग हमें बात नहीं करने दे रहे, ये लोग सबको उठा के जेल में डाल रहे हैं। हमारी डिमांड यही है कि उनको कहीं भी नहीं छोड़ा जाए, वो भी इस देश के ही नागरिक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट वाले हमारी पिटीशन नहीं ले रहे स्टे के लिए और उठाने शुरू भी कर दिए डॉग्स। हम सिर्फ चाहते हैं प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो, इन बच्चों को कंपैशन के साथ
बचाया जाए। ये भी भगवान की देन है, ये प्लेनेट उनका है, ये देश उनका है, ये धरती उनकी है, नरम घास उनकी है, मिट्टी उनकी है, पेड़ों की छाया भी उनकी है, सब कुछ हमारे लिए नहीं है। आप बताइए, डॉग की साइड से कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? दो टाइम मतलब दो साइडेड होता है ना, मतलब आप कुछ भी अनाउंसमेंट कर दोगे विदाउट एनी वो, इनके पास पैसा नहीं है ना, तो ये सोच रहे हैं कि बस भर दो, मार दो, ये कर दो बस। फैसले के खिलाफ जुटी इस भीड़ का कहना था कि बिना बेजुबान के बारे में सोचे हुए फैसला दिया गया है। विरोध करने वालों की शिकायत है कि इस फैसले से बेजुबानों के साथ क्रूरता होगी, लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा है अगली तस्वीर। ये वो माँ है जिसने अपने घर के पास ही आवारा कुत्ते के काटने के बाद 6 साल की बेटी को खो दिया। हमारी छोटी सी 6 साल की बच्ची थी, छवि नाम था। वो अपने मौसी के घर गई थी, वहीं पे एक आवारा कुत्ता था। हमको भी नहीं मालूम था कि वहाँ पे गली में काटने वाला कुत्ता है। वो बच्ची को हमारे बहुत कस के पैर में, हाथ में, कई जगह उसने काटा था। घटना 30 जून की है, जब कुत्ते के हमला करने के बाद 6 साल की छवि को आसपास के लोगों ने बचाया भी था। इलाज के लिए उसे अम्बेडकर अस्पताल ले जाया गया था। 30 जून से 25 जुलाई तक 6 साल की छवि को बचाने की कोशिश होती रही, लेकिन बच्ची ने दम तोड़ दिया। जो यहाँ पे अंगूठे के नीचे जो जख्म था, तो 3-4 दिन के बाद ना मेरे बच्चे की सूजन आ गई थी, लाल हो गया था हाथ। फिर 21 तारीख को उसको स्कूल में उल्टी आ गई। फिर घर पे आई, शाम को उसको बुखार आ गया है। फिर हम 22-23 तारीख से फिर उसकी आवाज़ बदल गई, नाक से बोलने लग गई थी। फिर हम अम्बेडकर हॉस्पिटल उसको तुरंत लेके गए इमरजेंसी में, तो उन्होंने बोल दिया बच्चे को रेबीज है, इसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। इस माँ ने अपनी बच्ची को खो दिया है और अब वो कुछ सवालों का जवाब मांग रही है। जो हमारे साथ हुआ है, हमारी गोद खाली हुई है, किसी माँ की गोद नहीं खाली हो। किसी के बच्चों को ना काटे, न किसी के बड़ों के साथ हो। बाइक वालों को नहीं निकलने देते, पैदल वालों को नहीं निकलने देते। बच्चे ट्यूशन जाते हैं, डरते हैं, स्कूल जाते हैं तो डरते हैं। कैसे हम रह पाएंगे, कैसे बच्चे जिएंगे, कैसे बच्चे अपना भविष्य बनाएंगे। आवारा कुत्तों के काटने से हर कोई दहशत खाता है, क्योंकि कुत्ते के काटने से रेबीज का संक्रमण होता है, जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। रेबीज का वायरस दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में पाया जाता है। जो काटने की प्रॉब्लम से रेबीज होता है वो भी बढ़ चुका है। वो किस लिए कि वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। गवर्नमेंट के स्टरलाइजेशन प्रोग्राम में ये लॉ है कि कोई भी डॉग जो स्टरलाइज होगा उसको रेबीज का वैक्सीन लगा के छोड़ेंगे। बट सर, रेबीज का वैक्सीन तभी प्रॉपर काम करता है जब उसको 2 डोज लगी हो, जिसमें कि जो सेकंड डोज है वो आफ्टर 21 डेज बाद लगती है, जो प्रॉपर डॉग को मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से रेबीज का टाइटर लेवल बन नहीं पाता, जिसकी वजह से जो रेबीज के होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंसानों में रेबीज के लिए ज्यादातर कुत्ते, बंदर, बिल्ली, चमगादड़ जिम्मेदार होते हैं। भारत में रेबीज के लगभग 99% मामलों के लिए कुत्ते जिम्मेदार होते हैं। रेबीज की वजह से हर साल दुनिया भर में 55,000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, जिसमें से 95% मौतें एशिया और अफ्रीका में होती हैं। विश्व में रेबीज से होने वाली मौतों का लगभग 36% भारत में होता है। 5 से 14 साल की उम्र के बच्चे अक्सर इसका शिकार होते हैं। बहुत आतंक है जी। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको काटते हैं। कोई परचून की दुकान पे दूध या ब्रेड लेने जाते हैं, उनको काट लेते हैं। बुजुर्गों को काट लेते हैं। बच्चे तो बाहर निकलने मुश्किल हो गए जी। बच्चे घर के अंदर कैसे रहें, पूरे दिन टीवी कैसे देखें, आंखें खराब हो जाएंगी। ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है डॉग्स की, तो उनके लिए फूड का मिल पाना उतना मुश्किल होता जाता है, जिसकी वजह से जो डॉग है वो अटैक कर देते हैं। सेकेंडरी सर ये भी देखा जाता है काफ़ी सारे लोग हैं जो डॉग को प्रवोक करते हैं, मतलब उनको चिढ़ाते हैं, या इसकी वजह से भी डॉग का उन पर एग्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि सर जो डॉग्स हैं वो पर्टिकुलर हर एक को तो बाइट नहीं, बिहेवियर है ये डिपेंड करता है कि वो डॉग कहीं भूखा तो नहीं है, या उसको कोई परेशानी तो नहीं है, बीमार तो नहीं है, जिसकी वजह से जो उसका जो बिहेवियर है उसमें एग्रेशन आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है या हिंसक हो जाता है, जिससे कि वो काटने लग जाता है।
इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है और दिल्ली एनसीआर में बिगड़ती तस्वीर के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पर आज परिस्थिति इस हाल पे क्यों पहुंची? क्योंकि एक नाकाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एक नाकाम देश की संस्था जिन्होंने उनको इस पे मजबूर कर दिया है, वो नहीं चाहते हैं कि रास्तों पे रहें। हालांकि दिल्ली की सीएम कह रही हैं कि वो इस फैसले पर योजना बनाकर काम करेंगी। ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कह तो दिया कि वो दिल्ली की जनता को राहत देंगी, लेकिन जिस शेल्टर होम की चर्चा हो रही है, क्या उसे बनाना और वहां दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को भेजना इतना आसान है? क्या दिल्ली एनसीआर में इतने शेल्टर होम मौजूद हैं? और अगर नहीं है तो क्या 8 हफ्ते के भीतर तैयार कर लिए जाएंगे? दिल्ली नगर निगम के पास कुल 20 शेल्टर होम है और ये शेल्टर होम भी सही तरीके से नहीं चल रहे और इन शेल्टर होम्स में कितने कुत्तों को रखा जा सकता है इसकी भी सही जानकारी मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में 60,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि यह गुस्से में लिया हुआ फैसला है, क्योंकि सरकार के पास इतने सारे कुत्तों को रखने के लिए जगह है ही नहीं। चलिए सबसे पहले हम आपको नोएडा के एक डॉग शेल्टर की रिपोर्ट दिखाते हैं। ये नोएडा का वो डॉग शेल्टर है जहां बीमार कुत्तों को इलाज से लेकर नसबंदी और टीकाकरण के लिए लाया जाता है। ये जमीन सरकार ने दी है, लेकिन देखरेख का जिम्मा एनजीओ के पास है। इस वक्त मैं नोएडा अथॉरिटी द्वारा जमीन देने के बाद एक एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे उस जगह पर पहुंचा हूं। एक तरीके के आप सोचिए कि वो सेमी हॉस्पिटल टाइप की चीज जगह पर, जहां पर उन डॉग्स को जहां पर जरूरत होती है, अगर वो घायल होते हैं तो लाया जाता है, स्टरलाइजेशन की बात हो वो किया जाता है और उसके बाद जो टीकाकरण होता है वो होता है। लेकिन आज भी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसके नाम पर जो कि आपको शेल्टर होम की तरह नजर आए वो नहीं होता है। हालांकि इस एनजीओ में आवारा जानवरों को लाने वाले नितिन ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि लाखों की संख्या में कुत्तों को शेल्टर होम दे दिया जाए। अब दिल्ली का जो उन्होंने आंकड़ा दिया है वो 3 लाख डॉग्स का दिया है कि 3 लाख कुत्ते सड़क पे हैं। आप उनको कहीं पे शिफ्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि 100 कुत्तों के लिए कम से कम 1 बीघा जमीन चाहिए, 1000 गज मान लो, तो 3 लाख के लिए तो बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके बाद सफाई वाले भी चाहिए, क्या वो अपॉइंट हो गए हैं? उसके बाद खाना कहाँ से आएगा? यहाँ तो चलो लोकल सब लोग बांट के कर ले, मिल बांट के, लेकिन वहाँ पे खाने बनाने वालों की व्यवस्था हो गई है। तो ये सब जो उनकी ज़रूरत नीड है, बेसिक एक नीड है जिंदा रहने के लिए, जब वो ही तैयार नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हो कि 2 महीने में सारे कुत्ते आप वहाँ पे शिफ्ट कर दोगे? सवाल तो बहुत वाजिब है। जमीन से लेकर पैसा तक और साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों से लेकर प्रबंधन तक इस फैसले को अमल में लाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। तो फिर ये सब कुछ कैसे होगा? अगर मान लिया मैंने यहाँ पे कोई एजेंसी हायर कर ली और मुझे ये पता है कि आज ये पॉपुलेशन है, तो उसके बाद मैं 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 8 महीने बाद मैंने दोबारा सर्वे कराया ऐसे ही सफाई कर्मचारियों के द्वारा, जो बिना सरकारी लागत करे एक ही दिन में मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। तो अगर वो पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में मुझे पता लगता है यार वहाँ पे तो 6 थे और 6 के 12 हो गए हैं उस बीट के अंदर, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हमारा स्टरलाइजेशन प्रोग्राम फेल हो गया है। तो हम उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं वहाँ पे कि इसका मतलब है कि इस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ी है, तो हम इसको ज़्यादा एग्रेसिवली वहाँ पे स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम चला सकते हैं। हमने दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल में लाने के लिए उनकी क्या योजना है। दिल्ली नगर निगम के पास आज की तारीख में लगभग 20 शेल्टर हैं जो प्रॉपर नहीं चल रहे। उसको हम प्रॉपर वैसे सुचारू रूप से और उसको मॉडिफाई करेंगे अच्छे से, और उनमें से अब हम उन्हीं डॉग्स को सब फेज वाइज काम करेंगे। पहले फेज में वो डॉग्स आएंगे जो बीमार हैं। देखो शेल्टर होम को अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि नंबर ऑफ डॉग्स के साथ, तो वो क्षमता बहुत कम है। यानी दिल्ली के मेयर के पास अभी कोई ठोस प्लान
नहीं है। दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी कह रही हैं कि अगर कुत्ते सड़क से गायब हुए तो बंदर जमीन पर उतर आएंगे। People think that this solution is permanent, कि 3 लाख उठा लिए and we'll live happily ever after. I'm happy to go with that. But वो होना नहीं है। 2 चीजें होंगी, एक तो आपके कुत्ते वापस आएंगे और उनके आने से पहले जो बंदर हैं वो सब जमीन पर उतर आएंगे। So you will have 2 problems instead of 1. आवारा कुत्तों का काटना कितना गंभीर मुद्दा बन गया है उसे आप एक आंकड़े से समझिए जो गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल का है। जनवरी 2022 से जुलाई 2025 तक यानी करीब 2.5 साल के भीतर 3,07,000 लोगों को कुत्ते ने काटा। ये वो आंकड़ा है जो लोग गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आए। दिल्ली एनसीआर को आवारा कुत्तों से निजात दिलाने का जो तरीका सुझाया गया है उसका विरोध करने वाले लोग नीदरलैंड्स और भूटान का उदाहरण पेश कर रहे हैं। नीदरलैंड्स यूरोप का वो पहला देश है जिसने आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान निकाल लिया और वहां एक भी आवारा कुत्ता नहीं है। एक दौर था जब नीदरलैंड्स में आवारा कुत्तों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन इससे निपटने के लिए जानवरों के साथ बुरे बर्ताव को अपराध घोषित किया गया और कुछ बड़े फैसले किए गए। पहला फैसला ये था कि स्टोर से खरीदे डॉग्स पर भारी टैक्स लगाया ताकि लोग आवारा कुत्तों को अपनाएं। दूसरा, कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की गई और टीका लगाकर वापस उनको सड़क पर छोड़ा गया। पड़ोसी देश भूटान 2023 में 100% आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला देश बन गया था। भूटान ने इसके लिए 2009 में प्रोग्राम शुरू किया था और अलग से बजट भी रखा गया था। दिल्ली एनसीआर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें सभी नगर निगमों को 6 हफ्ते के भीतर अपनी कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है। जबकि आवारा कुत्तों की देखरेख से जुड़े एनजीओ की फाउंडर जयश्री बंसल पूछ रही हैं कि एक कुत्ते को शेल्टर होम में रखने का खर्च 5,000 रुपए है तो फिर 3 लाख कुत्तों का खर्च सरकार कैसे उठाएगी? आप 8 वीक्स के अंदर मिनिमम 10,000 डॉग्स के लिए 5 एकड़ की ज़मीन रिक्वायर्ड होती है। तो दिल्ली एनसीआर के पास आप कहाँ पे इतनी ज़मीन ढूंढ लेंगे जहाँ आप 3 लाख से ज़्यादा डॉग्स इकट्ठे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दें? आपको सब प्लानिंग के तहत पहले से खर्चा करना है। तो 3 लाख कुत्ते एक पॉन्ड में रखने के लिए कितना एक्सपेंस आएगा? मुद्दा क्या है, पक्ष और विपक्ष क्या है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन अभी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि आखिर सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्ते हिंसक क्यों हो रहे हैं। कुत्तों के हिंसक हो जाने की मुख्य वजह हम देखते हैं जो वहाँ की सोसाइटी है, क्योंकि मोस्टली लोग डॉग जो हैं वो एग्रेशन नहीं होते और आपने देखा भी होगा डॉग हर एक पे अटैक नहीं करते। काफ़ी सारे डॉग उन्हीं लोगों पे अटैक करते हैं, या तो उनको मारते हैं या जैसे आपने देखा होगा बैकपैकर्स होते हैं जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, लोग उनको देख के उन पे भौंकते हैं, इस वजह से बात करते हैं। ये देखना पड़ता है कि डॉग किस वजह से कर रहा है। बेसिकली हमें उनको समझना चाहिए क्योंकि वो एक बेजुबान जानवर है और हमारे पास तो सारे सेंसेस हैं, हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं और हम उनको ही गलत ठहरा देते हैं इस केस में डॉग्स को। जैसे सिरदर्द होने पर सिर को काटा नहीं जाता बल्कि दवा ली जाती है, वैसे ही आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में डालना ही समस्या का समाधान नहीं, उसकी जड़ पर काम करना प्राथमिकता होनी चाहिए, जैसा कि नीदरलैंड्स और भूटान जैसे देशों ने करके दिखाया है। गांधी जी ने कहा था कि किसी राष्ट्र की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वो अपने जानवरों के साथ कैसा सलूक, कैसा व्यवहार करता है। इसे हम सबको समझना होगा। इसी के साथ भारत की बात में फिलहाल इतना ही। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। अब नजर डालिए हेडलाइंस पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।